नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 27 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपनी बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए सीधे इनके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। और इन्होंने पूछे हैं कि मैं बिजनेस करूं या फिर मुझे नौकरी करनी चाहिए। बिजनेस करूं तो किस क्षेत्र में करूं? फिलहाल गाड़ियों से संबंधित कार्य कर रहा हूं और आगे जाकर के कलर्स मैन्युफैक्चरिंग के काम को करना चाहता हूं, तो कैसा रहेगा ये कार्य? जमीन और खेत संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हैं इन्होंने और साथ ही साथ कहते हैं कि मैंने आईएएस और टीचिंग फील्ड में 5 साल तैयारी की लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, इसके पीछे का कारण क्या है? और कहते हैं कि जो भी कमाता हूं उसमें करीब 60% जो है खर्च हो जाता है अनावश्यक चीजों के ऊपर। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में इन्होंने बताया है और वैवाहिक जीवन में भी कहते हैं कि परेशानी रहती है और साथ ही साथ संतान को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछा है। चलिए सीधे इनके कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला लग्न की ये कुंडली बन जाती है यहाँ पर। और राशि देखें तो यहाँ पर चंद्रमा देव जो है कर्क राशि में जाकर के विराजमान है, तो तुला लग्न और कर्क राशि की ये कुंडली बन जाती है तुला लग्न। अब तुला लग्न के लोगों की बात करें तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, जीवन में संयम के साथ काम करते हैं, हंसमुख होते हैं और साथ ही साथ सबसे अच्छी क्वालिटी इनके अंदर ये होती है, ये सामंजस्य बिठा करके चलना जानते हैं। शुक्रदेव का लग्न बनता है तो कहीं ना कहीं कला के प्रति जो है इनके अंदर प्रेम देखा गया है, कला के प्रति रुचि होती है ऐसे लोगों की और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। लग्न का मान देखें तो 6 डिग्री का लग्न है, तो लग्न बहुत ज्यादा बलवान नहीं कहलाएगा, लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल यहाँ पर माना जाएगा। लग्नेश देखें तो उठ करके चतुर्थ भाव में जाकर के शनि की राशि में बैठे हुए अच्छी स्थिति में है यहाँ पर शुक्रदेव। लग्नेश अच्छा है, 12 डिग्री का है, बलवान है लग्नेश और यहाँ पर वो क्या लाभ देंगे क्या नुकसान देंगे हम बात करेंगे आगे। चलिए द्वितीय भाव के ऊपर चलते हैं। 3 ग्रह यहाँ पर इनके दूसरे भाव में विराजमान है, राहु सूर्य और बुध। यहाँ पर देखें तो कुछ दोष और योग बन रहे हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव होता है वाणी का, द्वितीय भाव होता है परिवार के साथ संबंध का, कुटुंब स्थान कहते हैं इसको। द्वितीय भाव को हम कुटुंब स्थान कहते हैं, वाणी का स्थान, धन का स्थान, पैतृक संपत्ति के लिए भी हम द्वितीय भाव को देखते हैं। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य और राहु की युति से ग्रहण दोष बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो बुध और राहु भी एक साथ युति बना करके बैठे हुए हैं, तो बुध राहु की युति से जो है यहाँ पर जड़त्व नामक दोष बन रहा है। द्वितीय भाव में राहु और सूर्य बैठे हुए हैं, काफी हद तक पितृ दोष भी कुंडली में लग जाता है, तो यहाँ पर ग्रहण दोष और जड़त्व दोष कुंडली के दूसरे भाव में बना हुआ है। कहीं ना कहीं परिवार के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, सेविंग्स को लेकर के थोड़ी परेशानी आ सकती है, धन को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है और वाणी संबंधित भी परेशानी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखा जाए सूर्य को देखें, सूर्य कौन है इस कुंडली में? तो सूर्य जो है यहाँ पर लाभेश है। देखिए लाभेश है सूर्य और लाभेश उठ करके चला गया द्वितीय भाव में, धन भाव में। ये महाधनी योग है, महाधनी योग बना करके सूर्य 28 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर बाल अवस्था में है, तो धन तो बहुत देंगे, धन की तो कमी नहीं होगी क्योंकि कुंडली में महाधनी योग है। लेकिन 28 डिग्री के सूर्य है, 27 डिग्री के राहु है, बिल्कुल एक साथ युति बना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और डिग्री को देखें तो सिर्फ 1 डिग्री का फासला है, तो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जो है ग्रहण दोष काम करेगा। तो जितना आप डिजर्व करते हैं उतना पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। सूर्य लाभेश है, धन भाव में चले गए, महाधनी योग बन रहा है, लेकिन ग्रहण दोष होने की वजह से संपूर्ण लाभ देखने को नहीं मिल रहा है, लाभ में कमी भी आएगी। इसके अलावा बुध को भी देखिए, तो बुध इस कुंडली में कारक ग्रह है, वो भाग्येश है और द्वादशेश भी है, यानी कि भाग्य भाव का स्वामी ग्रह धन भाव में जाकर के बैठा हुआ एक और धनी योग यहाँ पर बन रहा है, एक और महाधनी योग बन रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्थिति बहुत बढ़िया है, दो दो महाधनी योग बने हुए हैं और धन भाव में ही बने हुए हैं, तो बहुत बढ़िया युति है, बहुत बढ़िया स्थिति है धन कमाने के लिए। लेकिन राहु कहीं ना कहीं यहाँ पर उन चीजों में कमी ला रहे हैं, उन चीजों में परेशानी ला रहे हैं। राहु कैसा है? तो राहु नीच की राशि में बैठा हुआ है, राहु नीच की राशि में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में है और मंगल खुद नीच का होकर के दसम भाव में केंद्रित है। केंद्र में जरूर है मंगल लेकिन नीच की राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर
परेशानी नजर आ रही है, खास करके राहु की वजह से। तो कुछ उपाय वगैरह करना जरूरी है ताकि आपको जीवन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, और यहाँ पर सूर्य दृष्टि डालेंगे तो थोड़ी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के दे सकते हैं। बुध की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, वो विशेष परेशानी नहीं देंगे, कहीं ना कहीं वो आपको ज्ञान देने वाले होंगे। और राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी दे सकते हैं। अष्टम भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से अपनी दशा में धन वगैरह का लाभ करवा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की हानि वो भी करवाएंगे। और राहु की जो दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, चंद्रमा को पीड़ित करेंगे और करियर संबंधित आपको परेशानी ये राहु देने वाला होगा। हालांकि राहु के पास बल बहुत ज्यादा नहीं है, राहु यहाँ पर जो है 25% बलाबल के साथ विराजमान है। बुध यहाँ पर देखा जाए उसके पास 50% का बलाबल है। आप चाहें तो बुध के बल को बढ़ा सकते हैं, बुध आपके भाग्येश है, उसके बल को बढ़ा करके आप भाग्य का, धन का विशेष लाभ जीवन में उठा सकते हैं। तो कुछ दोष हैं जो द्वितीय भाव में बन रहे हैं, उन दोषों को दूर करके जीवन में आप धन संपत्ति वगैरह लाभ उठाने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ भाव के ऊपर चलते हैं, सुख स्थान कहते हैं इसको, और सुख स्थान में शनि और शुक्र युति बना करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें तो शनि कौन है इस कुंडली में, तो सुखेश है और पंचमेश है। इस कुंडली में शनिदेव सबसे योग कारक ग्रह है और अपने ही भाव में जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। शश नामक महापुरुष योग यहाँ पर बन रहा है कुंडली के चतुर्थ भाव में। शश महापुरुष योग बन रहा है चतुर्थ भाव में, निश्चित रूप से यह आपको जीवन में सुख देने वाला होगा। मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख जबरदस्त तरीके से देने वाला होगा। एक से ज्यादा मकान, एक से ज्यादा वाहन आप जीवन में ले पाएंगे। हाँ, शश महापुरुष योग आसानी से और बैठे बिठाए सब कुछ नहीं देता, प्रयत्न करना पड़ता है। तो प्रयत्न करिए, क्योंकि शनिदेव के द्वारा बनाया जाने वाला ये महापुरुष योग है, तो मेहनत करेंगे, सब कुछ ये शनिदेव आपको देने वाले होंगे। दो ग्रह शनि और शुक्र यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए हैं, दोनों ही इस कुंडली में कारक ग्रह है, अच्छी स्थिति है, चतुर्थ भाव आपका मजबूत हो जाता है, प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ा हुआ लाभ ये आपको देने वाला होगा। शनि यहाँ पर 20 डिग्री के साथ बैठे हुए, बल अच्छा है शनि के पास। यहाँ पर बैठा हुआ शनि जो है आपको, जैसा मैंने बताया, प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ देगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, तो रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, इन सब से आपको बचाने वाले होंगे शनिदेव। शनिदेव की दृष्टि दसम भाव के ऊपर जो पड़ेगी तो वो चंद्रमा को जरूर पीड़ित करेंगे। यहाँ पर विष दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, शनि चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा यानी कि आपका जो मन है वो पीड़ित रहेगा। और दसम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके शनि कहीं ना कहीं आपके वर्क में आपको लाभ दे देंगे, आपके प्रोफेशन में आपको लाभ दे देंगे, लेकिन आपके मन को पीड़ित जरूर करेंगे। और शनि की दृष्टि दसम भाव के ऊपर मंगल को भी देखिएगी तो कहीं ना कहीं ये आपको हार्ड वर्क करवाएगी, मेहनती बनाएगी। और शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर जो पड़ेगी तो ये कई बार बनते हुए कार्य डिले करेगा, क्योंकि ये इसका नेचर है। भले ही उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे। लग्न को देखेंगे आपके अंदर मेच्योरिटी देगा, लेकिन कार्य संबंधी थोड़ा बहुत डिले ये शनि आपको देने वाला होगा। तो शनि आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है। सबसे वीक पॉइंट ये है कि शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जो पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपका जो चंद्रमा है यानी कि आपका जो मन है वो पीड़ित रहेगा। 20 डिग्री है शनि का बल, बहुत अच्छा है शनि के पास बल। शुक्र के ऊपर चलते हैं, शुक्र यहाँ पर जो है 12 डिग्री के साथ पूर्ण बलाबल के साथ विराजमान है। युवावस्था का ये शुक्र है कुंडली में। शनि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शनि कुमार अवस्था के हैं, लेकिन 20 डिग्री का ग्रह है, बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा। युवावस्था का शुक्र है, शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और साथ ही साथ वो अष्टमेश है। शरीर भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र, जाकर के चतुर्थ भाव सुख भाव में बैठे हुए, निश्चित रूप से ये जीवन के सुखों में वृद्धि करने वाला होगा, जीवन के सुखों को देने वाला होगा। यहाँ पर बैठा हुआ जो शुक्र है आपको प्रॉपर्टी का सुख देगा, बढ़िया प्रॉपर्टी का शुक्र देगा, सुख देगा, अच्छी गाड़ियां देगा आपको, और जीवन में जो है आपको ये कहीं ना कहीं हर प्रकार से ऐश्वर्य और लाभ देने की स्थिति में ले जाएगा। यहाँ पर जो शुक्र बैठे हुए हैं इनकी दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, बढ़िया बात है, दसम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके ये आपको प्रोफेशन में लाभ देने वाले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे केतु के ऊपर। केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है, 27 डिग्री का केतु है, और इस राशि में केतु भी नीच के माने जाते हैं। शुक्र के घर में बैठे हुए, शुक्र की स्थिति बढ़िया है, तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु भले ही नीच का है लेकिन बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन नीच का है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, क्या परेशानी दे सकता है यहाँ पर बैठा हुआ केतु? ससुराल पक्ष के साथ संबंध खराब, आपको कोई बीमारी दे सकता है। राहु या केतु की दशांत दशा में, राहु या केतु की दशांत दशा में आपको कहीं ना कहीं रोग दे सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु कई बार आपको छोटे मोटे नुकसान करवा सकता है, सडन नुकसान करवा सकता है, मतलब कि अचानक से आपको कुछ नुकसान करवा सकता है। केतु यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से
फ्रस्ट्रेट कर सकता है। यहाँ पर केतु की दृष्टि देखा जाए 12वें घर के ऊपर पड़ेगी, अध्यात्म से आपको जोड़ने का कार्य करेगा ये केतु, ज्ञान देने वाला होगा ये केतु, रहस्यमय चीजों के पीछे ले जाएगा केतु, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, तंत्र मंत्र के पीछे आप हो सकता है भागने वाले होंगे, और नीच का है केतु तो हो सकता है उतना लाभ आपको ये ना दे जाए। केतु की दृष्टि देखा जाए द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि जरूर है, तो यहाँ पर धन वगैरह से जुड़ी हुई कोई परेशानी ये नहीं देंगे। और केतु की दृष्टि जो चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये सुखों में कमी करेगी, खास करके भौतिक सुखों में केतु थोड़ी सी कमी जरूर करेंगे, क्योंकि केतु भले ही शनि की राशि को देख रहे हैं, लेकिन नीच का केतु है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव को देखेगा तो थोड़ी सी कमी करेगा, बहुत ज्यादा परेशानी वैसे भी नहीं होने वाली है, क्योंकि शनि वहां स्वग्रह ही बैठे हुए हैं, तो वो अपने भाव को किसी भी हालत में कभी भी खराब नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। चंद्रमा और मंगल यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग आपके दसम भाव करियर भाव में बन रहा है, जबरदस्त स्थिति है। यहाँ पर मंगल नीच की राशि में विराजमान है, लेकिन उनका नीच भंग हो रहा है, क्योंकि साथ में ही चंद्रमा देव बैठ गए और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो दोनों ही सूत्र जो है इनकी नीच भंग के लिए कारक माने जाएंगे, और मंगल का यहाँ पर नीच भंग हो जाएगा। इस कुंडली में देखा जाए चंद्रमा वो कर्मेश है, करियर भाव का ही स्वामी ग्रह है चंद्रमा, और करियर भाव में ही बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं करियर वगैरह में ये आपको लाभ दे जाएंगे चंद्रमा। हालांकि देखिए चंद्रमा का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, तो हो सकता है आपका भी जो मन है ना वो कई बार कार्य को बदलने का करे, या फिर मन इधर उधर भागे। वैसे भी मैंने बताया था कि शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो चंद्रमा थोड़ा पीड़ित हो जाता है। फिर भी मैं मानता हूं कि ये चंद्रमा आपको लाभ ही देगा, क्योंकि स्वग्रह ही बैठा हुआ है, तो करियर वगैरह में ये आपको अच्छा लाभ देगा। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बना हुआ है, ये निश्चित रूप से धन देने वाला योग है, तो जिस कार्य को आप करेंगे उससे आप धन कमा सकते हैं। वैसे भी कुंडली में मैंने बताया था कि दो दो महाधनी योग है, तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं इस कुंडली में धन को लेकर के। और यहाँ पर देखा जाए 19 डिग्री का चंद्रमा है, बल बढ़िया है चंद्रमा के पास, 50% से भी ज्यादा का बल मैं मानूंगा इसके पास है, और ये चंद्रमा बहुत अच्छे से आपको लाभ दे रहा है। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर जो पड़ेगी वो भी आपको लाभ ही देगी, वो भी आपको सुख ही देगी, भले ही शनि की राशि को वो क्यों ना देख रहे हो। शनि और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, ये विष दोष बन जाता है कहीं ना कहीं, और ये आपके मन को परेशान करने वाला होगा। मंगल यहाँ पर 2 डिग्री का बैठा हुआ है, वक्री होकर के नीच की राशि में बैठा हुआ है, और मैंने बताया आपको कि इनकी नीचता भंग हो रही है। मंगल इस कुंडली में कौन है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो मंगल यहाँ पर सप्तमेश है और द्वितीयेश है, दोनों ही मारक स्थान के स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं, तो इस कुंडली में कहीं ना कहीं जो मंगल है वो मार्केश है, मंगल मार्केश है और जाकर के दसम भाव में विराजमान है। तो मंगल मारक ग्रह है, तो जहां बैठेंगे उससे जुड़ा हुआ नुकसान देंगे। ऊपर से ये नीच के हो गए, नीचता जरूर भंग हो गई है, नीचता जरूर भंग हो गई है, लेकिन है तो नीच के और मारक भी है। तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल करियर संबंधित परेशानी आपको देने वाला होगा, करियर में आपको जो है मेहनत ज्यादा करवाएगा, वैसा लाभ आपको नहीं देगा। स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम करवा सकता है। 2 डिग्री का मंगल है, बहुत ज्यादा बल नहीं है इस मंगल के पास, मंगल के पास बहुत ज्यादा बल नहीं है, और यहाँ पर जो मंगल है वो मृत अवस्था के माने जाएंगे, क्योंकि ये एक सम राशि बनती है। यहाँ पर देखा जाए मंगल के पास दृष्टि का प्रभाव भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मंगल मृत हो गया। जो ग्रह मृत हो जाते हैं, जो ग्रह अस्त हो जाते हैं, उनके पास दृष्टि का बल काफी हद तक खत्म हो जाता है। बाल अवस्था वाला ग्रह दृष्टि जरूर डालता है थोड़े ही पावर के साथ, लेकिन मृत ग्रह जो होते हैं उनके पास दृष्टि का जो बल है वो काफी हद तक छिन्न हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर जो मंगल है वो धनेश भी है, और यहाँ पर जो मंगल है वो सप्तमेश यानी कि विवाह के स्वामी ग्रह बनते हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी देगा मंगल, कहीं ना कहीं धन संपत्ति संबंधित परेशानी ये मंगल देने वाला होगा। महाधनी योग जरूर बन रहा है आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में, लेकिन वहां पर ग्रहण दोष है, पितृ दोष है, और वहां पर जरत्व दोष है, और उस भाव के जो स्वामी ग्रह है मंगल वो नीच के राशि में बैठे हुए हैं। वैसे मंगल का भी दसम भाव में बैठना एक प्रकार का धन योग है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह उठ करके दसम भाव में बैठ गए, तो ये एक प्रकार का धन योग है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ योग है, तो उस योग के साथ साथ ही दोष यहाँ पर बैठे हुए, तो उन दोषों को जैसे ही आप दूर कर देंगे, आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलने लगेगा। शनि और मंगल आमने सामने बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकल क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। शनि मंगल की युति होती है या शनि मंगल आमने सामने बैठते हैं, तो निश्चित रूप से मैं बोलता हूं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में व्यक्ति को विशेष सफलता देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। 17 डिग्री के गुरु हैं यहाँ पर, और गुरु यहाँ पर 12वें घर में विराजमान है। गुरु इस कुंडली में कौन है? तृतीयेश है और षष्ठेश है। इस कुंडली में गुरु को साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन भाव का स्वामी ग्रह माना गया है, और रोग ऋण शत्रु भाव का स्वामी ग्रह माना गया है गुरु को, और गुरु जाकर के 12वें भाव में विराजमान है। विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं गुरु, गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं,
हो सकता है तो जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आपको लाभ नहीं होता हो, क्योंकि मेहनत पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह नुकसान और खर्च के भाव में जाकर के बैठ गया, तो कहीं ना कहीं मेहनत का खर्च और उससे जुड़ा हुआ उतना फायदा आपको नहीं मिलता होगा। और यहाँ पर देखा जाए 17 डिग्री के गुरु है, बुद्ध की राशि में बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री के साथ बैठे हुए हैं, लाभ दे जाएंगे। लेकिन गुरु यहाँ बैठा हुआ है ना, धन का ये व्यय करवाएगा आपसे। गुरु धन कारक ग्रह होते हैं, नैसर्गिक धन कारक ग्रह होते हैं गुरु। 12वें घर में बैठा हुआ है तो धन का खर्च करवा सकता है, और मारक ग्रह है तो हो सकता है कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्च भी आपके हो जाए। हो सकता है आप धर्म कर्म में भी खर्च करने वाले हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत जगह पैसे देते हो, लेकिन कई बार जरूरत पड़ जाती हो वहां पैसे लगते हो, नहीं तो धर्म कर्म में भी यहाँ पर बैठा हुआ गुरु पैसे खर्च करवाएगा। लेकिन 100 बात की एक बात, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे ज्यादा ये करवाएंगे। गुरु यहाँ पर बैठ करके 5वीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे, कहीं ना कहीं नीच की दृष्टि है, मारक ग्रह है गुरु, भूलना नहीं चाहिए आपको। और नीच की दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, घर में कलह की स्थिति, प्रॉपर्टी संबंधित जितना लाभ मैंने बताया था उसमें थोड़ी कमी। अब केतु भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी कमी हो जाती है, सुखों में भी थोड़ी ये कमी कर देंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, ये बहुत शुभ है, आपको स्वास्थ्य संबंधित लाभ देगा, शत्रुओं पर आपको विजय दिलवाएगा। और गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, यहां पर गुरु दृष्टि डाल करके केतु की नेगेटिविटी को खत्म करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे। लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मित्रवत दृष्टि नहीं है, मित्रवत दृष्टि नहीं है। गुरु जहां देखते हैं वहां वृद्धि जरूर करता है, गुरु जहां देखता है वहां वृद्धि जरूर करता है, लेकिन ये मित्रवत दृष्टि नहीं है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, और सीधे चलते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। लेकिन उससे पहले दशाओं के ऊपर हम बात कर लें, तो अभी आपको शुक्र की महादशा चल रही है जो कि 3 नवंबर 2032 तक रहने वाली है। और शुक्र में फिलहाल आपको राहु की अंतरदशा स्टार्ट हुई है 3 जनवरी 2020 से, जो कि 3 जनवरी 2023 तक रहने वाली है। तो अभी जो समय है, शुक्र के अंदर राहु, और राहु आपका अच्छा नहीं है। ये समय कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशानी देगा। ये समय आपको आप चाहे तो प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं इस समय में, लेकिन कहीं ना कहीं धन संबंधित नुकसान आपको दे सकता है अचानक से। कहीं ना कहीं इस समय में जो है आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। और अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, और परिवार से हो सकता है तो आप इस दौरान दूर चले जाएं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि राहु दूसरे भाव में नीच के बैठे हुए हैं, और उस भाव में वो जरत्व दोष, पितृ दोष और ग्रहण दोष बना रहे हैं, और उनकी दशा आ चुकी है। तो परिवार से ये दूर लेकर के जा सकता है या आपके संबंध खराब करवा सकता है। चलिए सीधे चलते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर, बिजनेस करूं या फिर नौकरी करूं। देखिए, पहली बात तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सोच समझ करके आपको मैं ये बात कह रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे आपके लिए नौकरी करना बेहतर होगा। नौकरी करें तो किस क्षेत्र में करें? तो निश्चित रूप से शनि और मंगल की आपस में जो आमने सामने बैठे हुए हैं, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ जाइए, इंजीनियरिंग वगैरह टेक्निकल फील्ड से जुड़ जाइए, आपको लाभ दे जाएगा। इसके बाद आपने पूछा बिजनेस किस क्षेत्र में करो। बिल्कुल मुझे लगता है कि आप इस स्थिति में नहीं होंगे कि आपको अभी एक बहुत अच्छी नौकरी मिल सके, ये संभव है। तो बिजनेस करें तो आंख बंद करके आप शनि या फिर शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य करें। इसके अलावा किसी और ग्रह से जुड़ा हुआ कार्य आपको उतना लाभ नहीं दे जाएगा। तो शनि और शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्य में आप पैसा लगा सकते हैं, सीमेंट वगैरह में आप पैसा लगा सकते हैं, कोल कोयला, माइनिंग, फैक्ट्री, आयरन, स्टील, ऑयल, पेट्रोल, गारमेंट्स यानी कि कपड़े, गैजेट्स यानी कि मोबाइल फोन वगैरह, परफ्यूम्स, लग्जरी आइटम्स, इन सब चीजों में पैसे लगा सकते हैं। इन सब चीजों से जुड़ा हुआ कारोबार या व्यापार आप करेंगे, आपको बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। क्यों बताया मैंने आपका कारण कि मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये सारे बिजनेस, क्योंकि ये शनि और शुक्र के अंतर्गत आते हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ कार्य आपको विशेष लाभ दे जाएगा। सबसे बेस्ट है आपके लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह से जुड़ना, सीमेंट वगैरह से जुड़िए, विशेष लाभ दे जाएगा। शनि शश महापुरुष योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में, वो जबरदस्त आपको लाभ देने वाले होंगे। इसके बाद आपने पूछा है कि मैं बॉडी पार्ट्स बेचता हूं गाड़ियों की। देखिए, ये मंगल के अधीन आता है, ये कार्य आपको बहुत जबरदस्त लाभ नहीं दे पाएगा। महाधनी योग बन रहा है, मंगल का निष्ठा भंग भी हो रही है, लेकिन फिर भी मंगल मारक ग्रह है, ये बेस्ट काम तो नहीं है आपके लिए। और इसके बाद इन्होंने पूछा है कलर्स मैन्युफैक्चरिंग का काम कैसा रहेगा। अच्छा रहेगा, शुक्र के अंतर्गत आ जाएगा, अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं। क्या मैं गाड़ियों को ठीक करने का कार्य करूं, एक्सीडेंट वाली गाड़ियों का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद इन्होंने पूछा है जमीन और खेत कितनी मात्रा में मैं ले सकता हूं। देखिए, जहां तक कंस्ट्रक्शन वगैरह की बात है, जमीन वगैरह की बात है, प्रॉपर्टी लेने की बात है, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जमीन की जहां तक बात आती है ना, तो मंगल का अच्छा होना थोड़ा जरूरी है।
तो मंगल को थोड़ा बेहतर करिए। वैसे मैंने बताया कि चतुर्थ भाव आपका बहुत ही बढ़िया है, आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप ले लीजिए, ले सकते हैं आप। मंगल को थोड़ा बेहतर करते चले जाइए, परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है, मैंने आईएएस और टीचिंग के फील्ड में करीब 5 वर्ष तैयारी की है, लेकिन मैं असफल रहा, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो जिसने भी आपको ये बात बताई कि आप आईएएस या टीचिंग फील्ड में सफल हो सकते हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन है। क्योंकि टीचिंग फील्ड और आईएएस आईपीएस वगैरह के लिए सूर्य आपका डाउन है, मंगल आपका डाउन है, गुरु आपका डाउन है, तो कहीं से भी टीचिंग का भी क्षेत्र जो गुरु वगैरह से हम देखते हैं वो डाउन है। आईएएस आईपीएस कई बार मैंने वीडियोस भी बनाया है, आप मेरे वीडियो निकाल करके देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कुछ भी कह रहा हूं। मेरा आईएएस आईपीएस के ऊपर वीडियो आया हुआ है, उसमें आप जाकर के देख लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने सूर्य, मंगल और गुरु को दिया है, और वो तीनों ही इस कुंडली में डाउन है, तो ये आपके लिए बढ़िया नहीं है। इंजीनियरिंग जो मैंने बोला, इंजीनियरिंग के ऊपर भी वीडियो है, जाकर के देख लीजिए। मैंने बताया कि शनि और मंगल जब भी संबंध बनाते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में, सफलता दे जाती है। तो आपने जो क्षेत्र चुना था वो क्षेत्र गलत था, इसी वजह से आप उसमें असफल रहे। शुक्र की महादशा आपके लिए बढ़िया जा रही है, आने वाले समय में आप इसका लाभ उठाइए, गलत जगह पर मत भटकिए। इसके बाद इन्होंने पूछा, जो भी कमाता हूं 60% खर्च हो जाता है अनावश्यक चीजों में, कार्य समय पर नहीं बनते हैं, भाग्य साथ नहीं देता है। देखिए, बिल्कुल मैंने बताया कि भाग्य के कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली में, भाग्येश जो है वो बुध बनते हैं, और बुध जाकर के कहां बैठा हुआ है, तो मंगल की राशि में, शत्रु के घर में बैठा हुआ है, अति शत्रु के घर में बैठा हुआ है। महाधन योग जरूर बना रहा है, लेकिन राहु भी साथ में बैठ गए, तो जड़त्व नामक दोष भी बना रहे हैं। तो कहां से आपका भाग्य आपका साथ देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, सच बात है। और जो खर्च के पीछे का कारण है वो यही है कि गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, और खर्च भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, वो भी जड़त्व दोष में बैठे हुए हैं। मैंने बताया था कि गुरु अच्छी चीजों पर खर्च करवाते हैं, लेकिन जो बुध है ना, वो राहु के साथ जड़त्व दोष में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से अनावश्यक चीजों के ऊपर भी अब खर्चे नजर आ रहे हैं। जन्म से ही स्वास्थ्य मेरा खराब रहता है, कई बार ऊपरी चक्करों से मैं परेशान रहता हूँ, टॉन्सिल की भी समस्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बताया कि जन्म से ही आपका स्वास्थ्य खराब रहता है। शुक्र को देखें, जो लग्नेश है शरीर भाव के स्वामी ग्रह, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई खास कमी नहीं है। हाँ, केतु की दृष्टि जरूर पड़ रही है, गुरु की नीच की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन कोई खास कमी नहीं है उसमें। अष्टम भाव को आप ध्यान से देखिए, अष्टम भाव में राहु केतु जो बैठे हुए हैं, यही ऊपरी चक्कर, ऊपरी हवा की जो बात आप कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि राहु केतु आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। जब भी किसी की कुंडली के अष्टम भाव को या 12वें घर को राहु केतु प्रभावित करते हैं, यही वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे सपने में परेशानी है, मुझे रात को गलत सपने आते हैं। वही लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे ऊपरी हवा या ऊपरी चक्कर लगा हुआ है। इसके पीछे का कारण राहु और केतु है, दोनों के दोनों नीच हैं। माफ करिए, दोनों के दोनों नीच की राशि में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। और इसके बाद आपने पूछा है कि मुझे टॉन्सिल की समस्या भी है। देखिए, विशेषकर जो टॉन्सिल वगैरह की समस्या होती है वो चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा आपका बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, और गुरु जो है ना, वो कफ देते हैं। गुरु कफ देता है, कफ चंद्रमा भी देता है, लेकिन गुरु मेजर कफ देते हैं। तो गुरु का 12वें में बैठना और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ना और विष दोष बनना, इसके पीछे का कारण ये हो सकता है। इसके बाद इन्होंने बोला है, अप्रैल 2018 से मेरी शादी हुई, उसके बाद जिंदगी नर्क सी हो गई है, डॉक्टर और पंडितों के चक्कर लगाते लगाते। अप्रैल 2018 से, उसके बाद आप समय निकाल करके देख लीजिएगा। शुक्र की महादशा में मुझे लगता है कि विवाह के थोड़े दिन बाद ही आपको मंगल की अंतरदशा प्रारंभ हो गई थी। शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा प्रारंभ हो गई थी, और यदि आपको याद हो तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मंगल आपका मार्केश है, मारक ग्रह है, नीच की राशि में जाकर के बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये परेशानी ही खड़ी करेंगे, लाभ तो कहीं से नहीं देंगे। और मंगल के बाद दशा चल पड़ी आपकी राहु की, और राहु कैसे है, तो 3-3 दोष बना दिया है द्वितीय भाव में, और खुद नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो विवाह से इसका कोई खास लेना देना नहीं है। हालांकि आपने कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया होगा, तो हो सकता है उसमें भी परेशानी हो, लेकिन किसी और को ब्लेम मत करिए। आपकी कुंडली और आपके जो दशाएं हैं वही इसकी तरफ इंडिकेशन कर रही है कि वहां से आपका जो समय है वो अच्छा नहीं रहा। जहां तक पंडित और डॉक्टर का चक्कर की बात आपने कही है, वो राहु और केतु की वजह से ज्यादातर मुझे नजर आ रहे हैं। पत्नी बीमार रहती है, परिवार के लोग परेशान करते हैं। परिवार के लोग परेशान करते हैं, परिवार यानी कि द्वितीय भाव। समझ गए होंगे कितने सारे दोष हैं और वो क्यों परेशान करते हैं आपको। पत्नी बीमार रहती है, पत्नी कारक ग्रह कौन है कुंडली में, देखिए मंगल, सप्तमेश है मंगल, ठीक है, और मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं है। शुक्र
पुरुष की कुंडली में शुक्र को जो है हम स्त्री के लिए देखते हैं, स्त्री सुख के लिए देखते हैं, उसके ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है, वो एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। मैं उसको बहुत बड़ा वीक पॉइंट नहीं मान रहा हूं, मैं उसको बहुत बड़ा वीक पॉइंट नहीं मान रहा हूं, लेकिन मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं है, इस वजह से मुझे लगता है कि परेशानी वहां पर है। तो मंगल को ठीक करेंगे तो काफी चीजें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती चली जाएंगी। इसके बाद आपने पूछा है पत्नी का 2 बार मिस कैरेज हो गया है, झगड़ा भी होता है पत्नी के साथ, झगड़े का कारण तो मंगल ही है, और जहां तक मिस कैरेज होने का सवाल है तो उसके पीछे देखिए तो यहाँ पर जो पंचम भाव है वो शनि का घर बनता है। शनि इस भाव से जरूर यहाँ पर सुख भाव में बैठे हुए, लेकिन इस भाव से 12 घर जाकर के पीछे बैठा हुआ है शनि। शनि संतान भाव से 12 घर पीछे जाकर के बैठा हुआ है, तो द्विद्वादश का दोष बन गया शनि को, और उसके ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है। शनि के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है, ये वीक पॉइंट बनता है। लेकिन पत्नी का मिस कैरेज हुआ है तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पर, और उनकी कुंडली से ज्यादातर चीजें पता चलेंगी। फिर भी आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में संतान नहीं होने जैसा कोई योग नहीं है, बिल्कुल आपको संतान होगी। आपकी कुंडली संतान होने के लिए अच्छी है, उसमें कोई खास परेशानी नहीं है, डिले हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पत्नी की कुंडली उसके लिए हो सकता है तो जिम्मेदार हो, उसमें थोड़ी सी परेशानी देखने को मिले। बहुत खराब स्थिति नहीं है, यहाँ पर शनि अच्छे हैं, बहुत खराब स्थिति नहीं है। चलिए, ये था आपके प्रश्नों का उत्तर। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। नवमांश कुंडली में भी सूर्य और राहु ग्रहण दोष लगा करके बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। जीवन में मान सम्मान कमाने आपको ये नहीं देगा इजिली। और मंगल वहां पर भी नीच की राशि में है, शनि के साथ जाकर के बैठा हुआ है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, जिन क्षेत्रों में मैंने आपको बताया था सफलता मिलेगी, उन्हीं क्षेत्रों में जाइए, और टेक्निकल फील्ड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपको सफलता दे देगा। बुध आपका उच्च का है, लेकिन वहां पर भी ये केतु देव के साथ विराजमान है, यहाँ पर राहु के साथ तो वहां पर केतु के साथ। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि बुध आपका थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। शुक्र जो है वो थोड़े वीक हो रहे हैं, मंगल के घर में है, लेकिन चल जाएगा, कोई विशेष परेशानी नहीं है। चंद्रमा भी अच्छा है आपका। तो बेसिकली राहु कई बार परेशानी आपके लिए खड़ी कर रहे हैं इस चार्ट में भी और नवमांश चार्ट में भी, और मंगल आपका हर जगह डैमेज्ड ही है। उपाय बहुत जरूरी है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, नित्य ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। हर शुक्रवार मंदिर जाकर के माता रानी के दर्शन करेंगे। ग्रहण दोष, सूर्य राहु ग्रहण दोष एवं पितृ दोष निवारण पूजा आपको करानी है, ये एक साथ ही हो जाएगी और किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको कराना है। पन्ना रत्न धारण करें, करीब 7.25 रत्ती का पन्ना आपको धारण करना है, चांदी अथवा सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। आखिरी उपाय है आपके लिए, हर मंगलवार को आपको मंगल से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान देना है। मंगल से जुड़ी हुई कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, तो तांबा, लाल वस्त्र, मसूर की दाल और मीठी रोटी, ये सब जो है ये मंगल से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ यदि आप दान देते हैं, आपको विशेष रूप से लाभ देखने को मिल जाएगा। और चूंकि विष दोष भी बना हुआ है आपकी कुंडली में, मैंने बताया था आपको, तो हर सोमवार को यदि संभव हो तो मंदिर जाकर के शिवलिंग के ऊपर आपको जल दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे भी आपका मन शांत रहेगा और आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी, और विष दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा कुंडली में। चलिए तो दोस्तों, ये था 27 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।